हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। आज यही क्लास में सभी लोग फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक बार कंफर्म करेंगे आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। बताइए सभी लोग, आवाज क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। आज जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज, ठीक है? तो आप सभी लोग आ जाइए। जी मैम, आवाज क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तो सभी जानते हैं आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम मान लीजिए बिल्कुल से सिलेक्टेड चीजें हैं, ठीक है? महा मैराथन में आपको जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो हमें आज पढ़ना है कला का क्रमिक विकास। क्या पढ़ना है? कला का क्रमिक विकास। और देखिए, ये चैप्टर अगर अभी खत्म हो जाता है आज ही तो आपको एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में इसके करवा देंगे, ठीक है? और अगर आज नहीं खत्म होता है तो नेक्स्ट क्लास में जो बचेगा पार्ट उसमें हम आपका एमसीक्यूज भी करवा देंगे। और इसके जो एमसीक्यूज रहेंगे ना वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है कला का क्रमिक विकास। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ अब सीधा। देखिए दिया हुआ है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शासकों ने उस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कला प्रेमियों और कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या होता है कि पहले ऐसा था कि ऐसे ही खिंचा दिया करते थे, ठीक है? कोई भी चित्र बनाना है, खिंचा दिया अपने मन से, जो मन में आया उसको कर दिया। कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं होता था जिसके माध्यम से कोई कलाकार अपनी योग्यताओं को और पेना कर सके या और नुकीला बना सके। तो इसीलिए क्या होता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शासकों ने उस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कला प्रेमियों और कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी क्रम में 3 प्रेसिडेंसी उभर के आती हैं। कौन कौन सी? तीनों प्रेसिडेंसियों में कला विद्यालय की स्थापना होती है। कहाँ कहाँ पर? 1850 में मद्रास चेन्नई में होती है और फिर 1854 में कलकत्ता कला विद्यालय में होती है, 1857 में बम्बई कला विद्यालय में होती है। तो इस तरह से आपको ये तीनों याद रखने हैं, अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ हमें 3 चीजें उभर के आती हैं। कौन कौन सी? एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बम्बई, तीनों याद रखनी है। चलिए अब आती है मद्रास की बात। तो मद्रास की जो स्थापना होती है इसको समझ लेते हैं कैसा क्या है। पूछा जाता है आपसे कि मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब होती है? 1850 में होती है, ठीक है? तो 1850 में मद्रास कला विद्यालय की स्थापना होती है और किसके द्वारा की जाती है? तो ये शल्य चिकित्सक थे। कौन थे ये? शल्य चिकित्सक थे। कौन? अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मद्रास की स्थापना कब हुई? 1850 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होंगे साधना जी, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होंगे, उस पर भी हमने पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है? जैसे ही आपका थ्योरी वाला सेशन खत्म होता है आपको एमसीक्यूज करवा दिए जाएंगे, ठीक है? महा मैराथन क्लास आपकी इसीलिए स्टार्ट है कि पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए फिर उसके बाद एमसीक्यूज पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी मद्रास की बात हो रही है, ठीक है? इसकी स्थापना मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से की जाती है। किसकी? मद्रास स्कूल की जो है किस नाम से की जाती है? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से की जाती है। पूछा जाता है 1884 ईस्वी में
ईवी हैवल यहाँ के प्राचार्य बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1884 में ईवी हैवल यहाँ के प्राचार्य बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया है, मद्रास कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला हमने देख लिया ईवी हैवल 1884 में, लेकिन अगर उसने भारतीय शब्द लगा दिया है तो भारत में कौन होगा, डीपी राय चौधरी। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनता है, डीपी राय चौधरी। कहां पर, मद्रास कला विद्यालय में। कौन, पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में। और कब की बात है ये, 1929 की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कब की बात है, 1929 की बात हो रही है। ठीक है, किस पद पे, प्राचार्य पद पे। कहां पर, मद्रास में। ठीक, चलिए यहां पूछा जा रहा है सन 1957 ईस्वी में अब कौन, केसीएस पणिक्कर कहां पर प्राचार्य बने, कहां पर, तो मद्रास कला कॉलेज में, मद्रास स्कूल में। ठीक, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दिया है वर्तमान समय में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। देखो क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब मद्रास स्कूल की स्थापना होती है, मद्रास कला विद्यालय की, तो किस नाम से होती है। तो आपको याद रखना है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से इसकी स्थापना होती है, ये याद रखना है। और पूछा जाएगा कि मद्रास स्कूल को अब किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। हाँ देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए खुद से भी, और हम पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, दिया है 1961 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे अब आता है कलकत्ता। मद्रास के बारे में जितना इंपॉर्टेंट हमें लग रहा था केवल उतना पढ़ना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलकत्ता कला विद्यालय की। चलिए, शाबाश। अब बात करते हैं कलकत्ता कला विद्यालय की। इसकी कब होती है, 1854 में होती है। दिया है कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब होती है, 1854 में होती है। भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयास से होती है, ये भी याद रखना है। तो तीनों की ही हमने देखी है कि भारतीय और यूरोपीय सदस्यों की मतलब प्रयास से ही हो रही है। किसकी किसकी, मद्रास की, कलकत्ता की, बंबई की, तीनों की ही हुई है। ठीक है, याद रखना है। आगे दिया हुआ है लॉर्ड नॉर्थबुक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लॉर्ड नॉर्थबुक ने यहां पर कला दीर्घा की स्थापना की थी। कहां पर, कलकत्ता आर्ट में। आपको याद रखना है कोलकाता में किसने कला दीर्घा की स्थापना की थी, तो लॉर्ड नॉर्थबुक ने की थी। और फिर दिया है एच लॉक पहले यहाँ पे प्राचार्य हुए। कहाँ के थे ये, लंदन के थे। तो पूछा जाएगा एच लॉक कहाँ के पहले प्राचार्य बनते हैं, कौन से कला विद्यालय के, तो कलकत्ता कला विद्यालय के। कौन, एच लॉक, इसका एकदम सही हो जाएगा। फिर दिया है सन 1864 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता कर दिया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, शाबाश। थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए, आप लोगों की संख्या बहुत कम है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है सन 1896 ईस्वी में ईवी हैवल यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त होते हैं। कब, 1896 में। ये बात हो रही है कोलकाता की। अभी हमने इनको पढ़ा मद्रास में, मद्रास में पढ़ा, कब की बात थी वहां पर, ये भी बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कलकत्ता कला विद्यालय प्रथम भारतीय प्राचार्य थे यहाँ पर, ये भी याद रखना है। प्रथम भारतीय प्राचार्य की बात हो रही है, कहाँ पर, कलकत्ता विद्यालय में, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे चलते हैं। दिया है सन 1951 ईस्वी में इसे पूर्णतः डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित करके इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता कर दिया जाता है 1951 में। ठीक है, आगे अब आता है बम्बई। हमने मद्रास पढ़ा, कोलकाता पढ़ा, अब बम्बई पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बताना है बम्बई में 1857 को होती है स्थापना। इसकी स्थापना कब होती है बम्बई कला विद्यालय की? तो स्थापना होती है 1857 में होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है जॉन ग्रिफिथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पर पूछा जा रहा है जॉन ग्रिफिथ्स 1865 में बम्बई कला विद्यालय के पहले प्राचार्य नियुक्त होते हैं। पहले प्राचार्य कौन नियुक्त हुए? जॉन ग्रिफिथ्स। कब? 1865 में। कहां पर? बम्बई कला विद्यालय में। ठीक है, फिर दिया है 1866 ईस्वी में बम्बई कॉलेज का प्रबंधन तत्कालीन सरकार के द्वारा अपने हाथों में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है कि लॉकवुड किपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉकवुड किपलिंग को वास्तु तथा मूर्ति कला के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पूछा जाता है कि वास्तुकला और मूर्ति कला के शिक्षक के रूप में लॉकवुड किपलिंग को कहां पर नियुक्त किया गया था? बताइए कहां पर किया गया था? बंबई में, मद्रास में, कोलकाता में, या सभी जगह? बताएंगे आप लोग, क्या होगा? आंसर कर दीजिए। आगे सन 1914 ईस्वी में आर्किटेक्चर कोर्स को यहां से मान्यता मिल जाती है। ठीक है, आगे सन 1923 ईस्वी में द इंडिया रूम नामक गौरवशाली योजना यहाँ के प्राचार्य ग्लैडस्टोन सोलोमन ने आरंभ की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछेगा कि द इंडिया रूम नामक योजना जो है वो किस प्राचार्य ने स्टार्ट की थी? ग्लैडस्टोन सोलोमन ने की थी। या फिर कहाँ के प्राचार्य ने? तो बंबई के प्राचार्य ने की थी। क्या नाम है उसका? तो ये भी याद रखना है। कौन सी योजना स्टार्ट की थी? द इंडिया रूम। कब की थी? 1923 में की थी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें उल्टा पुल्टा करके कैसे भी पूछ ले, याद रखना है। फिर दिया है स्वतंत्रता के बाद वासुदेव अदुर्रकर, इंपॉर्टेंट है, यहां पर पहले भारतीय अधीक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। अब बात करेंगे आगे। दिया है सन 1935 ईस्वी में चार्ल्स जिरार्ड ने यहां पर व्यवसायिक कला, इंपॉर्टेंट है, बंबई में व्यवसायिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसने किया था? व्यवसायिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसने किया था बंबई कला विद्यालय में? तो याद रखना है चार्ल्स जिरार्ड ने। किसने? चार्ल्स जिरार्ड ने, आपको याद रखना है। डिम्पी जी जितना पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए और खुद से भी तैयारी करिए। ठीक है, किसी एक पर ही बिल्कुल डिपेंड मत हो जाइए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा तैयारी करवा रहे हैं, पूरी तो तैयारी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तैयारी करवाने की। ठीक है, कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई और हो, सब यही चाहेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से फंस जाए। ठीक है, लेकिन खुद से भी एक दायित्व बनता है कि हम खुद से भी तैयारी करते जाएं, बाकी दूसरा जो पढ़ा रहा है उसको भी पढ़ते जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन आप खुद का भी कर्तव्य निभाइए कि खुद से भी तैयारी करें। ठीक है, आगे दिया है, हमें लगता है कि आपसे बेहतर कोई क्लास नहीं होती है। और ठीक है, आप खुद से भी पढ़ते जाइए, बाकी हम जो करवा रहे हैं उसको तो आपको पढ़ना ही है, रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दिया है सन 1935 ईस्वी में चार्ल्स जिरार्ड ने यहाँ पर व्यवसायिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, जो 1958 ईस्वी में स्वतंत्र संस्था जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट के रूप में जाना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका व्यवसायिक कला पाठ्यक्रम को ऐड कर दिया गया, बाद में उसी को जे इंस्टीट्यूट आप लोग पढ़ते हैं ना, इसके रूप में इसको प्रसिद्धि मिल जाती है। कब की बात है ये? 1958 की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब देखिए, हमने 3 चीजें पढ़ी, मद्रास, कोलकाता और बंबई। अच्छा चलो जल्दी से एक बार छाप दो, सभी लोग बता दो मद्रास की स्थापना कब हुई, किसने की, ये बताना है। मद्रास की कब होती है स्थापना? मद्रास हो गया। फिर बता दो कोलकाता की कब होती है, ये बताओ। और फिर बताओ आप लोग बंबई की कब होती है। और यहाँ पर पहले भारतीय कौन थे, भारतीय प्राचार्य कौन थे, और प्रथम प्राचार्य कौन थे, और साथ में भारतीय कौन थे, ये भी बताना है। ऐसे ही इसमें भी बताना है कि इसमें पहले प्राचार्य कौन थे और प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी बताना है।
ऐसे ही बंबई में बताओ कि यहाँ पहले प्राचार्य कौन थे और फिर भारतीय कौन थे, ये बताओ। फटाफट से करना स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया। 1850 में मद्रास की होती है, शाबाश। 1854 में कोलकाता की होती है, 1857 में बंबई की होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अलेक्जेंडर ने की थी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, 1884 में ईवी हैवेल होते हैं मद्रास में। चलो एक बार दिखा देते हैं फटाफट से, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछा ही जाता है। ये जो आपका मद्रास है ना, उधर पे पहले प्राचार्य कौन, ईवी हैवेल थे। और अगर भारतीय प्राचार्य पूछ ले तो डीपी राय चौधरी हो जाएगा। ठीक, ये थी मद्रास की बात। अब बात करते हैं कलकत्ता की। तो कलकत्ता में जो पहले प्राचार्य थे वो कौन थे, एच लॉक थे। ठीक है, पहले प्राचार्य थे। अगर उसने पूछा प्रथम भारतीय कौन थे, तब आपको याद रखना है, अरे प्रथम भारतीय कौन थे, तब आपको याद रखना है अवनींद्रनाथ टैगोर थे यहाँ पर कलकत्ता में। अब बात करेंगे बंबई में। बंबई की स्थापना कब हुई, 57 में। जॉन ग्रिफिथ्स जो हैं यहाँ पर पहले प्राचार्य नियुक्त हुए 1865 में। और अगर भारतीय की बात होगी, भारतीय की बात होगी तो ये है आपका वासुदेव अदुर्रकर। तो इस तरह से तीनों के आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, आगे आता है आपका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड जयपुर। 1857 में इसकी स्थापना होती है, ये याद रखना है। ठीक है, चल दिया है राजस्थान स्कूल की स्थापना 1857 में किसके द्वारा, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में होती है। और किस नाम से, मदरसा ए हुनरी। इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, पूछा जाएगा। मदरसा ए हुनरी के नाम से कौन सा कला विद्यालय स्थापित होता है, कौन सा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर स्थापित होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। आगे दिया है डॉक्टर CS वैलेंटाइन, यहाँ पर पहले प्राचार्य नियुक्त होते हैं। पहले प्राचार्य कौन, CS वैलेंटाइन होते हैं। और राजस्थान का एकमात्र स्नातकोत्तर कौन है, यही ललित कला महाविद्यालय है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कला महाविद्यालय को, यहाँ लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल से चलिए मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सभी बुक में ऐसे नहीं दिया रहता है। हाँ बिल्कुल। पीजीटी के हिसाब से ना बहुत पर्याप्त पढ़ा रहे हैं और एक्स्ट्रा ही पढ़ा दे रहे हैं कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए। राजस्थान कला महाविद्यालय को असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, हिरण्यम राय चौधरी, कुशल मुखर्जी ने प्राचार्य और उप प्राचार्य पद पर रहते हुए विकसित किया है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान कला महाविद्यालय में कौन प्राचार्य या उप प्राचार्य पद पर नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नाम आ जाएगा और एक अपवाद में मतलब कुछ भी दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि ये नहीं रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अब आता है लाहौर कला विद्यालय। क्या है लाहौर कला विद्यालय, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे कि हाँ दिए है लाहौर कला विद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में होती है। कब होती है, 1875 में होती है। और लाहौर कला विद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में गवर्नर थे लॉर्ड मेयो के समय में द मेयो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट से होती है। इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, द मेयो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के नाम से किसकी स्थापना होती है, बताओ किसकी होती है, लिख दीजिए सभी लोग। लाहौर कला विद्यालय की होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है जॉन लॉकवुड किपलिंग, यहाँ के पहले प्राचार्य नियुक्त होते हैं। कौन, जॉन कौन दिया है, जॉन लॉकवुड किपलिंग यहाँ के पहले प्राचार्य होते हैं। और लाहौर कला विद्यालय को आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। फिर दिया है सन 1929 से 1936 ईस्वी तक यहाँ BC सान्याल शिक्षक रहते हैं। कौन रहते हैं, BC सान्याल यहाँ पर शिक्षक रहते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
हाँ बिल्कुल, आ जाइए आगे। हाँ देखिए, ये टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक आपके हर जगह पूछे जाते हैं। हाँ आगे पूछा जा रहा है, बीसी सान्याल ने लाहौर में लाहौर कला ऑफ फाइन आर्ट, सॉरी फिर से बोलते हैं, डिस्टर्ब हो गया। बीसी सान्याल ने लाहौर में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट नाम से स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किया था, ये भी याद रखना है। समरेंद्रनाथ गुप्त भी यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त होते हैं और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार भी किया होता है इनके द्वारा। अब आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट तिरुवनंतपुरम केरल का 1988 में स्थापित होता है। स्थापना तो आपको सबकी रट के रखनी है, और जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इनका इतिहास पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको 2-3 बुक पढ़नी पड़ेंगी, खगानवी पड़ेगी, तब कहीं आप लोग पूरा इतिहास पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको जो है ना बिल्कुल एकदम पॉइंट बेस्ड पूरा मिला जा रहा है कि आपको जो जो पॉइंट पढ़ने हैं वो पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे, इसकी स्थापना महाराजा मूलम तिरुनाल सर राजा वर्मा चतुर्थ के द्वारा, क्या है, राजा वर्मा चतुर्थ के द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से की जाती है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से की जाती है, याद रखना है। आगे सन 1900, इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो लाइन लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद रखिएगा। आगे सन 1975 ईस्वी में इसे परिवर्तित कर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट नाम से केरल विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया। खैर इसको हटाइए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान समय में यहाँ पर BFA तथा MFA की शिक्षा दी जाती है। सन 1957 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन केरल सरकार के अधीन हुआ है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आप केवल इसका एक काम करिए, इसका केवल आपको सन याद रखना है कि आपको कब होती है इसकी स्थापना, ठीक है। अब आता है, दिया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिशूरपुरम केरल, ठीक है। त्रिशूरपुरम केरल की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1910 में होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका नाम गवर्नमेंट ट्रेड स्कूल कर दिया जाता है। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सन इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए बस। शांति निकेतन की बात करते हैं, क्या करते हैं, शांति निकेतन की, तो इसमें दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के विभूर्म जिले में एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की थी, जिसे हमने शांति निकेतन के नाम से दिया नाम, ठीक है। किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आगे है सन 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना गया। देखो ये जो हम शांति निकेतन में पढ़ा रहे हैं ना, इसमें आपको एक एक शब्द याद रखना है, इसका बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आना तय है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में पश्चिम बंगाल के विभूर्म जिले, ये भी पूछा जाता है, विभूर्म जिले में एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की थी, जिसको शांति निकेतन के नाम से जाना गया था। कब, 1863 में। फिर क्या होता है आगे कहानी, आगे होता है 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। इन्होंने क्या किया, इसी आश्रम को इसी वातावरण में ब्रह्म विद्यालय का नाम दे दिया, ब्रह्म विद्यालय का नाम दे दिया, यही आगे जाता है शांति निकेतन बन जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही श्री निकेतन नामक विद्यालय स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है आगे 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ही कला भवन, ये लाइन बिल्कुल से छाप लो दिमाग में, क्योंकि यहां से पूछा ही जाएगा और इस बार छपेगा पेपर में, देख लेना, ठीक है। शांति निकेतन से एक क्वेश्चन यहां से इस बार लेके ले जाइए, बिल्कुल लिख के ले जाइए, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है शांति निकेतन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है नंदलाल बोस कला भवन के अधीक्षक नियुक्त होते हैं। कौन, नंदलाल बोस। किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहां पर स्थापना की। कब, 1919 में। अब आते हैं आगे 1921 की बात आती है।
क्या है? शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में हो जाता है कब? ये हर लाइन क्वेश्चन बना रहा है आपके लिए, यहां बिल्कुल नहीं चूक चलेगी जब शांति निकेतन की बात आएगी। तो 1921 में क्या होता है? इसका परिवर्तित हो जाता है किसमें? विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। आगे सन 1951 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। बहुत दम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कब विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि शांति निकेतन का ही विस्तारित नाम है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता कब मिलती है? तो याद रखना है 1951 में मिलती है। और कब इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय पड़ जाता है? तो 1921 में इसका नाम क्या पड़ जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय हो जाता है। बिल्कुल से रट लो, अपने दिमाग में चिपका लो एकदम से फेविकोल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही विश्व भारती विश्वविद्यालय में भारत में पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पहली बार ललित कला संकाय स्टार्ट होता है। कहां पर? यही आपका शांति निकेतन में ही पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय, जो बाद में हो जाता है, इसी पर ललित कला संकाय स्थापित होता है। बिल्कुल से रट लीजिए, ठीक है। आगे कला भवन में पृथक पुस्तकालय, नंदन म्यूजियम भी है, इंपॉर्टेंट है। नंदन म्यूजियम किसमें है? कला भवन में है। और यहां से वार्षिक जनरल नंदन भी प्रकाशित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंदन जो है वो कितने वर्षों के अंतराल में आता है? तो वार्षिक, मतलब हर साल आता है, नंदन भी प्रकाशित होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है इसको, ठीक है, याद रखना है। चलो एक बार फिर से रिवीजन करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्या हुआ शांति निकेतन में? 1863 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक आश्रम की स्थापना कर देते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, छोटी सी कुटिया बना देते हैं। क्या होता है फिर? इसी को बाद में शांति निकेतन बोल दिया जाता है। फिर क्या होता है? 1901 में आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने पोस्टमार्टम किया थोड़ा बहुत, आश्रम को ही ब्रह्म विद्यालय नाम दे दिया, और ब्रह्म विद्यालय को ही बाद में शांति निकेतन नाम दे दिया, ठीक। फिर क्या हुआ? 1912 में आते हैं फिर से रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कहते हैं नहीं, श्री निकेतन नामक विद्यालय यहाँ पर स्थापित कर दो, ठीक है। फिर क्या होता है? 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कर दी। फिर भी इनको चैन नहीं मिला, इन्होंने कहा किसी अधीक्षक की नियुक्ति करनी है, तो नंदलाल बोस को पकड़ के ले आए, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है? फिर भी चैन नहीं मिला, इन्होंने कहा 1921 में क्या करते हैं? शांति निकेतन को फिर से पोस्टमार्टम कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दे देते हैं, ठीक। फिर भी चैन नहीं पड़ा, इन्होंने कहा अभी भी कुछ बाकी है। 1951 में कहा चलो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे देते हैं, तो ये भी हो गया। फिर भी चैन नहीं पड़ा, फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा इसको ऐसा बना दो कि बच्चे पढ़ पढ़ के पगला जाएं, तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ललित कला संकाय की स्थापना कर दो, इसमें प्रारंभ कर दो, ठीक, तो ये भी हो गया। फिर भी चैन नहीं पड़ा, तो यहाँ से नंदन म्यूजियम भी, यहाँ पर नंदन म्यूजियम भी स्थापित कर दिया, और साथ में स्थापित तो किया ही, यहाँ से जनरल प्रकाशित करने लगे नंदन के ही नाम से। तो ये सब पूरा पोस्टमार्टम आपको अच्छे से याद करना है, बहुत ज्यादा। हाँ, एक विश्वविद्यालय का कितनी बार पोस्टमार्टम किया? बहुत बार। जब तक उसके अंदर थोड़ी सा भी मांस बचा ना, तब तक उन्होंने पोस्टमार्टम करते रहे, ठीक। फिर यहाँ से उसकी हड्डियां गल गई पूरी। चलो अब आता है अपना इंदौर कला विद्यालय आता है, ठीक है। हाँ, ऐसा करो बच्चे पढ़ पढ़ पागल हो जाएं, इसलिए करते रहो, ठीक है, इसलिए किया था। आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया सुहाना तिवारी, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं इंदौर कला विद्यालय की। इसकी कब होती है स्थापना? 1927 में होती है। कब होती है? 1927 में होती है। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। दिया है इंदौर कला विद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है? दत्तात्रेय दामोदर, सीधे इनको बोल दीजिए डी देवलालीकर को जाता है। किसको? देवलालीकर को जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको। आगे दिया है इंदौर कला विद्यालय के अध्यक्ष कौन बने? यही बने डी देवलालीकर, ठीक है। आगे इंदौर कला विद्यालय को चित्रकला मंदिर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चित्रकला का मंदिर किस कला विद्यालय को कहते हैं? तो इंदौर कला विद्यालय को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है NS बेंद्रे, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी,
फिर है विष्णु चिचलांकर, फिर है GM सोलेगांवकर, MF हुसैन आदि कलाकारों ने इस कला महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। खैर आपको ये सब फालतू की चीजें नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है MF हुसैन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना योगदान दे के गए हैं, बस। आगे अब आता है लखनऊ कला विद्यालय। कमर कस लो, फिर से पोस्टमार्टम होने वाला है एक नए कला विद्यालय का, यहां से भी खूब दम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से। दिया है लखनऊ कला विद्यालय स्थापना कब होती है? 1892 में होती है। ठीक है, 1917 में क्या होता है, इसका नाम बदल देते हैं, कह देते हैं चलो इसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, ऊपर कर देते हैं, यहां देखिएगा, हाँ तो लखनऊ की बात हो रही है, समझिएगा। 1917 में क्या होता है, इसका नाम परिवर्तित करके गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया जाता है। ठीक, नाम चेंज हो गया 1917 में। ठीक है, याद रखना है। फिर क्या होता है, यहाँ पर पहले प्राचार्य बना दिए जाते हैं, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ केवल प्राचार्य की बात हो रही है, ना कि भारतीय प्राचार्य। ठीक है, तो आपको केवल प्राचार्य याद रखना है, वो कौन था, नथानियल हर्ड था, ये आपको याद रखना है। अब अगर उसने पूछ लिया भारतीय कौन थे, यहां से बहुत बनता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया यहाँ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन हुए, तो 1925 में कौन, असित कुमार हलदार हुए, कहां पर, लखनऊ कला में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दिया है सन 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त हुए, ये 1925 में, ये 1956 में हो रहे हैं। ठीक, और इन्होंने 3 नए पाठ्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा दो स्टार, बिल्कुल से 6-7 तो स्टार लगा दो। ठीक है, हाँ सबके होते हैं 5 स्टार, हमारे 6-7 स्टार हैं। ठीक है, याद रखना, तो इसको बना लो। 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त होते हैं। और एक बात याद रखना, इन्होंने ही 3 पाठ्यक्रम जोड़ दिए इधर पे, कौन कौन सा, सिरेमिक, होम क्राफ्ट, प्रिंट मेकिंग। इन तीनों को सम्मिलित करने वाले कौन से भाई साहब हैं, छाप दो जल्दी से, कौन है, सुधीर रंजन खास्तगीर, जिन्होंने 1956 में यहाँ पर इनको जोड़ दिया था। ठीक, ये पूछा जाता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अब ये हो गई आपकी लखनऊ वाली बात। अब आते हैं शारदा उकील की बात। शारदा, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये कहाँ पर है, तो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। कब होती है स्थापना, 1926 में होती है, साथ में लिखते जाओ। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं याद करना, केवल इतना याद रखना कि 1969 में यहाँ पर 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा और 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं, ये याद रखना है, 1969 से किए जाते हैं, आपको केवल इतना याद रखना है। इसका प्रारंभ आधुनिक कलाकार शारदा चरण उकील, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब दिया है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, कब होती है स्थापना, 1937 में होती है। ठीक है, 1937 दिया जाता है मेनली, लेकिन जो हमारा समय मिलता है ना वो 1935 मिलता है, कि 1935 में क्या है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना होती है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में किसने, हीरालाल शास्त्री ने श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा कि वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की जो स्थापना 1935 में की गई थी उसका प्राचीन नाम क्या है, किस नाम से की गई थी, तो शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से 1935 में की गई थी, ये याद रखना। 1937 कब आएगा अभी हम आगे बताते हैं। ठीक है, समझिएगा, 1935 में। फिर क्या होता है, 1943 में इसे वनस्थली विद्यापीठ नाम दे दिया जाता है। वनस्थली विद्यापीठ नाम कब हुआ, 1943 में हुआ। और 1937 में देवकी नंदन शर्मा ने वनस्थली विद्यापीठ में चित्रकला विभाग की स्थापना की, तभी हमने ऊपर लिखा है 1937। ठीक, ये याद रखना है। 1935 में स्थापना तो हो जाती है, मतलब जड़ तो निकल आती है आपकी उसी टाइम पे 1935 में ही, लेकिन जो इसका फूल खिलता है चित्रकला वाला तो वही है 1937 में खिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ भारत का एकमात्र संस्थान है जो भित्ति चित्रण की जयपुर टेक्निक तथा इटालियन टेक्निक में प्रशिक्षण देता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा वनस्थली विद्यापीठ में कौन कौन सी टेक्निक में प्रशिक्षण मिलता है, तो भित्ति चित्रण की जयपुर टेक्निक में, अराइज बोलते हैं, और इटालियन टेक्निक में प्रशिक्षण मिलता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है 1953 ईस्वी से वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण समर कैंप का आयोजन होता है और कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली 1942 में सन 1942 में नई दिल्ली कला विद्यालय का प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, ये हमने अलग से नहीं कर पाए हैं। ये जो अलग है ना, ये ऊपर वनस्थली का है, ये कॉलेज ऑफ आर्ट जो है, ये जो है ना, ये अलग हेडिंग है ये। ठीक है, एक साथ लिख गया है, वही हम कह रहे हैं कि ये अलग से कहाँ से आ गया। ये अलग हेडिंग है। अब हमारा आता है नेक्स्ट कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 1942 में स्थापना होती है। तो क्या है कि सन 1942 में नई दिल्ली का कला विद्यालय का प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, फिर दिया है 1972 में यह कला विद्यालय का दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ तथा पाठ्यक्रमों का नवगठन हुआ। केवल आपको सन याद रखना है कि कब होती है स्थापना, तो इसकी स्थापना 1942 में होती है, केवल इतना याद रखिए। और किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा की। किसकी, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा की कब होती है, 1950 में होती है। अच्छा ये बताओ, क्लास पसंद आ रही है ना सभी लोगों को, समझ में आ रहा है अच्छे से, बताइए। वेरी गुड। हाँ, 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो अब बात करते हैं एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा की। स्थापना होती है 1950 में। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा देश के प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित संस्था है, ये भी याद रखना है। अभी देखिए, अभी आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जब आपके एमसीक्यूज होंगे ना तब आप लोग धड़ाधड़ आंसर करोगे, और वहां भी हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देते जाएंगे, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। दिया है एमएस विश्वविद्यालय 6 संकायों में विभक्त है, ये भी पूछा जाता है, कितने संकायों में, तो 6, बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु, कहां पर है ये, बेंगलुरु। कब होती है स्थापना, 1964 में होती है। ठीक है, 1983 ईस्वी में यह कला विद्यालय कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के रूप में विकसित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ की। कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ कब स्थापित होता है, 1951 में होता है। ठीक है, और 1962 ईस्वी में यह कला विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो जाता है। केवल आपको सन याद रखना है, 1951, बाकी कुछ नहीं। आगे, इसका संचालन चंडीगढ़ सरकार के हाथों में, खैर इसको हटाइए, केवल आपको सन याद रखना है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इसका केवल सन याद करिए, 1988, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, राजस्थान वाले हो तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय से होती है। बाद में फिर इसका जब नाम पड़ता है तब 1988 में पड़ता है, इसीलिए 1988 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता, इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखना है 1972 में होती है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में दृश्य कला संकाय की स्थापना कब होती है, 1972 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए स्टार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके संस्थापक कौन है, सोवन सोम, और उप कुलपति रामा चौधरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीएचयू की जो स्थापना है वो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है।
फिर क्या होता है, सन 1920 आता है, तो यहाँ पर राय कृष्ण दास ने भारत कला भवन की स्थापना की फिर, ठीक है। फिर क्या है, 1950 में यहाँ पर दृश्य कला संकाय की स्थापना होती है। ये सारी चीजें याद रखनी है, इधर से बीएचयू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, 1916 में मदन मोहन मालवीय स्थापना कर देते हैं बीएचयू की। फिर 1920 में यहाँ पर कला भवन की स्थापना करते हैं कौन, राय कृष्ण दास। 1950 में दृश्य कला संकाय की स्थापना होती है यहाँ पर। फिर क्या होता है, प्रारंभ में यहाँ चित्रकला में जेएम अहिवासी तथा मूर्तिकला में कृष्णन अध्यापन करते थे। के.एस. कुलकर्णी भी फैकल्टी में डीन के पद पर कार्यरत रह चुके हैं यहाँ पर। खैर ये हटा दीजिए। आगे, भारत के आगरा विश्वविद्यालय में 1947 ईस्वी में डिग्री स्तर पर कला विषय प्रारंभ किया गया था। फिर क्या होता है, 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इंपॉर्टेंट है, 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत व चित्रकला को डिप्लोमा स्तर पर सम्मिलित कर फाइन आर्ट विभाग स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1942 की बात हो रही है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, देश विभाजन के पश्चात 3 महत्वपूर्ण कला संस्थानों ने व्यावसायिक कला शिक्षा की बढ़ती मांगों को पूर्ण करने का प्रयास किया। कौन कौन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली और ललित कला संकाय बड़ोदरा। ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा पूछा जाना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अब कला संगठन की बात कर लेते हैं। अब जो है ना, आपके जो मेन कला संगठन है उनको देख लीजिए। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना 1854 में होती है, इसको भी समझिए। इसकी स्थापना किसने की थी, राजेंद्र लाल मिश्र, जतीन्द्र मोहन टैगोर और न्यायाधीश प्राप्त द्वारा की जाती है, ठीक है। खैर इसको याद भी ना करें तब भी चल जाएगा। इस सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहित करना। किसकी बात हो रही है, नाम में ही लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता, स्थापना होती है 1854, और यहाँ पर औद्योगिक जो कला है उसको यहाँ पर विकसित करने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। आगे, अब आता है द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई। इसकी स्थापना 1888 में, ठीक है। आगे, ये इंपॉर्टेंट है, 1910 ईस्वी में इस सोसाइटी ने प्रथम जनरल हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 3 लाइन में लिखा हुआ है, दिया है। 1910 ईस्वी में इस सोसाइटी ने प्रथम जनरल, क्या नाम है उसका, यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ठीक, इतना याद रखना है। अ ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीरियड 1906 से 1910 के बीच में प्रकाशित किया था। ये आपको याद रखना है, कब, 1910 में कौन सी संस्था ने, तो ये भी याद रखना है, द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई ने प्रकाशित किया था, ठीक है, ये याद रखना है। आगे दिया है, सन 1939 में इस सोसाइटी का सैलून स्थापित किया गया। फिर दिया है 1989 से 90 ईस्वी में हुसैन बेंद्रे नामक स्कॉलरशिप का भी आरंभ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, हुसैन बेंद्रे नामक जो स्कॉलरशिप है वो कहाँ से दी गई है, तो बम्बई से दी गई है, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, दिया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई, 1907 में होती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ में मिलकर की हुई है, ये भी याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड कृष्णर और प्रथम सचिव अवनी बाबू थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, 6-7 स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वाहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई समस्या बताओ। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए,
आवाज तो क्लियर है ना सब कुछ? क्यों? हाँ, शाबाश। चलिए, दिया है सोसाइटी में 35 सदस्य थे, जिसमें से 30 अंग्रेज, 5 भारतीय। क्वेश्चन दम से पूछा जाता है। ये जो है ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दम से पूछा जाता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है इसमें? 35 सदस्य थे, जिसमें से 30 अंग्रेज, 5 भारतीय थे। इस सोसाइटी का उद्देश्य था भारतीय कला को यूरोपीय कला अकादमी के प्रभाव से मुक्त करना, क्योंकि पाश्चात्य प्रभाव बहुत दम से फैल रहा था अपने भारत में। तो इसी को देखते हुए कलकत्ता आर्ट कॉलेज की यहाँ पर स्थापना होती है 1907 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। वैसे आज ही खत्म पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपके एमसीक्यू चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, परसों की क्लास में। ठीक, याद रखना है आपको। मैम एक चिप बनाओ, दिमाग में सेट कर लें। चिप हम बना तो दें, आपके दिमाग में सेट भी कर दें, लेकिन जब वहां जाओगे ना, आप लोगों की चेकिंग होगी, तो वहां पे पी 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 वो वाली आवाज सुनाई देने लगेगी। और जब पी पी की आवाज सुनाई देगी उस मशीन में, तो आप लोग कहोगे हमारी मैम ने फिट की है। उन्हीं को पकड़ो जाके, हम ही को फंसा देंगे आप लोग। चलो आ जाओ, जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से बार बार रिपीट कर लो। ठीक है, पूरा सेट हो जाएगा बिना चिपके ही। दिया है इस सोसाइटी की स्थापना 1918 ईस्वी में सावल राम हल्दनकर के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखना है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखते हैं थ्योरी हो जाती है आज तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट में करेंगे। दिया है इसकी वार्षिक प्रदर्शनी तथा पुस्तकालय के लिए इसे ललित कला अकादमी तथा महाराष्ट्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज ही खत्म हो जाए थ्योरी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसे हम आईफेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में 1928 में स्थापित होता है। इसका पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, क्या है आईफेक्स का? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, इसी को क्या बोलते हैं? आईफेक्स बोलते हैं। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे 1925 में स्थापित आईफेक्स कब होता है स्थापित? 25 में होता है। फिर क्या होता है? भारतीय कलाकारों के द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सुसज्जित करने हेतु इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, किसकी स्थापना? इसी की। फिर क्या है? आईफेक्स को स्थापित करने में उकील बंधुओं ने महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, किसने? उकील बंधुओं ने। इस सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी वाइस रीगल पैलेस, वर्तमान जो राष्ट्रीय भवन में आयोजित होती है, ये याद रखना, यहाँ हुई थी। आईफेक्स को प्रथम विश्व कला सम्मेलन आयोजित करने का श्रेय प्राप्त है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व कला सम्मेलन आयोजित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? आईफेक्स को। सन 1984 ईस्वी से 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले कलाकारों को कला रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट, कला विभूषण, कलाश्री से पुरस्कृत किया जाता है। कब से? 1984 से। कितने वर्ष से ज़्यादा? 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों को, ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। 1994 ईस्वी में आईफेक्स ने अपना क्षेत्रीय केंद्र पंचकुला हरियाणा में स्थापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षेत्रीय केंद्र कब? 1994 में। किसने? आईफेक्स ने। कहाँ पर? क्षेत्रीय केंद्र कहाँ? पंचकुला हरियाणा में किया था। ठीक है, कल बाज बैच चलेगा ना, कल बाज बैच चलेगा। ठीक है, हम लोगों की जो महामैराथन होती है वो एक दिन होती है, फिर दूसरे दिन बाज बैच होता है, फिर तीसरे दिन महामैराथन, फिर बाज बैच, फिर महामैराथन, फिर बाज महामैराथन, ऐसे करके एकांतर क्रम में होती है, जिससे आप लोग बोर भी नहीं होते हो और क्लास भी धड़ल्ले से हो जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वेस्टर्न आर्ट की हम पूरी करवा चुके हैं लकी जी, महामैराथन हो चुकी है, देखिएगा प्लेलिस्ट पे दिया है। आईफेक्स आर्ट जनरल रूपलेखा, बहुत इंपॉर्टेंट, मासिक बुलेटिन है, आर्ट न्यूज प्रकाशित करता है बहुत दम से। कौन करता है? आईफेक्स करता है, ये भी याद रखना है। अब आता है आपका अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता, 1933 में होती है स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष कौन? कला पारखी प्रद्योत कुमार टैगोर हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे अब आते हैं बिरला अकादमी ऑफ
आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, 1967 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे। ठीक है, ये बस पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, बाकी जो बचेगा दिया है। बिरला अकादमी की स्थापना सन 1967 ईस्वी में बसंत कुमार बिरला और उनकी पत्नी के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, बिरला अकादमी का उद्घाटन कर्ण सिंह के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना है। सन 1995 में इसकी एक शाखा मुंबई में स्थापित की जाती है और इसमें जेनेसिस ऑफ राम किंकर बैच कला प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें झनक झनक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनक, झंकर, नराजरी, ए रामचंद्रन, अवतार सिंह पवार ने भी यहाँ पर भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सब मिक्स हुआ जा रहा है मैम, बफरिंग हो रही है, सच्ची में बफरिंग हो रही है, यहाँ पर तो एकदम फुल है। ठीक है, मिक्स नहीं होगा आप। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल। यहाँ से जो है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली से, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम जी, 8 बज गया। ए अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ है पगलू, अभी से चिल्लाने लगे हो। चलो चुपचाप पढ़ो, अभी यहाँ से पढ़ो आगे। हाँ, 2 घंटे का हमने टाइम दिया है आपको, 7 से 9। आप लोग 8 बजने से पहले ही आप लोग भगने की स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? अभी पढ़ो चुपचाप। गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली 1976 में स्थापित होती है। ठीक है, महामैराथन का मतलब क्या होगा भाई? 1 घंटे से कम की अगर वीडियो होगी तो। आगे बढ़ो अभी। ठीक है, चलो। गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। ठीक है, हाँ। बाज बैच का मतलब 7 से 9 चलती है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा लड्डू गोपाल जी। ठीक है, प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको बाज बैच की क्लास मिलेगी, दूसरे या तीसरे नंबर पे होगी प्लेलिस्ट, उसमें खोल के देखिएगा। उसमें हमने एमसीक्यूज करवाए हुए हैं बहुत सारे। ठीक, उसको खोल के देख लीजिएगा। मैम जी चाय पी लें? हाँ, पीते जाइए आप लोग चाय, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप सुनते जाओ। ठीक, हाँ। गढ़ी कलाकार परिषद की जो स्थापना है 1976 में हुई थी। इसका पहले जो नाम था वो कला कुटीर रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? कला कुटीर रखा गया था। और इसके पहले निदेशक जो थे वो शंको चौधरी और प्रथम रीजनल सेक्रेटरी राम कृष्ण बेदाला थे। ये आपको दोनों याद रखना है इसमें। ठीक है, इसका संचालन ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। हाँ, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, माइंड से स्लिप हो जाता है। हम स्लिप करने की टेक्निक बहुत अच्छी बताते हैं। आप लोग भद्दे मन से ही बैठ के पढ़िए, बिल्कुल एकदम चाय पियो, देखते जाओ वीडियो। ठीक है, लेकिन जब दोबारा ये क्लास देखेंगे ना, तब आपको लगभग चीज़ें याद हो जाएंगी। दोबारा में ना आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दोबारा तो देखनी ही पड़ेगी इस वीडियो को, है ना? सभी को पता है ना, दोबारा देखेंगे ही, इसलिए हाँ, दोबारा तो देखेंगे ही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए अभी, कि दोबारा जब देखें तो पूरा याद हो जाए। ठीक, चलो आगे। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। आगे दिया है, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना में शंखो चौधरी, बलबीर सिंह कट, GR संतोष, ए रामचंद्रन, KS कुलकर्णी आदि का सम्मिश्रण भी मिलता है। आगे चलते हैं, चलो आज ही निपटाएंगे, अब छुट्टी ही नहीं करेंगे, खत्म नहीं होगा जब तक। दिया है भारत भवन भोपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार, 1982 में स्थापित। भारत भवन भोपाल का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। कब? 13 फरवरी 1982 को होता है। ठीक है, याद रखना है। भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कौन? चार्ल्स कोरिया था। भारत भवन भोपाल के संग्रहालय को संपाकर के नाम से जाना जाता था। क्या? सरपाकर के नाम से जाना जाता था। भारत भवन भोपाल के संस्थापक जो हैं वो कौन? अशोक वाजपेयी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जे स्वामीनाथन भारत भवन भोपाल के पहले निदेशक थे और भारत भवन भोपाल के 5 अंग थे: रूपांकर, रंगमंडल, वागा आर्ट, अनहद, छवि। ये 5 के 5 रटे होने चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, हाँ, कथा सुनते जाओ अच्छे से।
दिया है मोहिले पारीख सेंटर फॉर द विजुअल आर्ट्स मुंबई, ये भी याद रखना है। क्या है? मोहिले पारीख सेंटर फॉर द विजुअल आर्ट्स मुंबई, ये जो है 1990 में स्थापित होता है। इसकी स्थापना 1990 में बम्बई में किसने? शैला जे पारीख ने की थी। किसने? शैला जे पारीख ने की थी, ये भी याद रखना है, जे पारीख ने की थी। ठीक है। जवाहर कला केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? जयपुर में है। स्थापित कब हुआ? 1993 में हुआ। और जवाहर कला केंद्र का प्रारूप 1986 में चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आगे बढ़ेंगे। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन 1993 में हुआ था और जवाहर कला केंद्र का निर्माण नवग्रहों को आधार मानकर किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब आपको अच्छे से, ये बहुत पूछा जाता है जवाहर वाला। दिया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ स्टार प्यारा सा, 1954 में स्थापित होता है। ठीक है। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, कहां पर? दिल्ली में होती है। ललित कला अकादमी का पंजीकरण एक संस्था के रूप में 1957 में होता है और ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष मूर्तिकार थे डीपी राय चौधरी ने किया था। पहले सचिव कौन? क्या होगा? वारदा उकील हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये सब चीजें। देखिए टेलीग्राम में हमारा चैनल डाल दीजिएगा, उसमें वैष्णवी फ्री एजुकेशन, ठीक है, डाल देना वैष्णवी फ्री एजुकेशन, और साथ में आपको ये फोटो देखने को मिल जाएगी ग्रुप की। ठीक है, तो वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको सारी लिंक्स जो पीडीएफ वगैरह मिलते हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया है 1955 से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी वार्षिक कला प्रदर्शनी 1974, 75, 76 को छोड़कर हमेशा से ही कर रही है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया है त्रैवार्षिकी भारत या त्रिनाले इंडिया का भी आयोजन 1968 ईस्वी से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कर रही है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कला संवाद नामक पत्रिका का भी प्रकाशन कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। आगे दिया है दो सामायिक, बहुत इंपॉर्टेंट, दो समसामयिक कला पत्रिका है, ललित कला और दूसरी है ललित कला टेम्परेरी कंटेम्परेरी। ललित कला और ललित कला टेम्परेरी कंटेम्परेरी जो है ये भी यहाँ से प्रकाशित होती है। और प्रथम ललित कला अकादमी रत्न, जिसे कला रत्न कहा जाता है, यामिनी राय को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगाइए स्टार, यामिनी राय को 1955 में मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, दिया गया है ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र बहुत पूछे जाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़, लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई, भुवनेश्वर, शिमला। तो ये क्षेत्रीय केंद्र हैं ललित कला अकादमी के, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे अब आता है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, स्थापना 1954 में होती है। कब? 29 मार्च 1954 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का उद्घाटन हरमन गोएत्स को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? हरमन गोएत्स को बनाया गया था, ये भी याद रखता हूं। आगे बढ़ेंगे। दिया है नगमा, इसी को नगमा बोलते हैं, याद रखना, इसी को नगमा बोलते हैं। ठीक है, नगमा की एक शाखा मुंबई में सन 1996 में होती है, कावसजी जहांगीर संग्रहालय में। ठीक है, दूसरा नगमा की जो दूसरी शाखा है वो बेंगलोर में 2009 में स्थापित की जाती है, ये भी याद रखना है। एक मुंबई, दूसरा बेंगलोर। दिया है नगमा का औपचारिक उद्घाटन 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। आगे अब देखिए, यहां से बहुत पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे ताज आर्ट गैलरी कहाँ है।
फटाफट से आंसर करना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत मार पिटाई लगाएंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई कराएंगे आप लोगों की, देख लेना, बहुत भयंकर आप लोग बतियाने में लगे हो। चुपचाप आंसर करना स्टार्ट कर दो अब, मारेंगे अब। ताज आर्ट गैलरी कहाँ है, लगाओ जल्दी से निशान, मुंबई पे। आगे, बिरला आर्ट गैलरी कहाँ है, लगाओ निशान, मुंबई पे। कहाँ है बिरला आर्ट गैलरी, मुंबई पे। टाओ आर्ट गैलरी कहाँ है, लगाओ निशान, मुंबई पे। पंडोल आर्ट गैलरी कहाँ है, लगाओ निशान, मुंबई पे। पिरामल आर्ट गैलरी कहाँ है, ये बहुत पूछी जाती हैं, लगाओ निशान, मुंबई पे है। सिमरोजा आर्ट गैलरी कहाँ है, लगाओ जल्दी से, मुंबई पे है, बस खत्म होने वाला है फिर। मोच आर्ट गैलरी कहाँ है, मुंबई पे है। द गिल्ड आर्ट गैलरी कहाँ है, मुंबई पे। बोधि आर्ट गैलरी कहाँ है, मुंबई में है। त्रिवेणी कला संगम कहाँ है, नई दिल्ली में है। विजुअल आर्ट गैलरी कहाँ है, नई दिल्ली में है। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ, नई दिल्ली में। वढेरा आर्ट गैलरी कहाँ है, नई दिल्ली में है, लगाओ जल्दी से फटाफट से। बोधि आर्ट गैलरी कहाँ है, फटाफट से, नई दिल्ली में है। आर्ट टुडे कहाँ है, नई दिल्ली में है। अहमदाबाद नी गुफा, हुसैन दोषी नी गुफा भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ है, अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है, शाबाश। स्टेट आर्ट गैलरी कहाँ है, ये अहमदाबाद की ही है, ठीक है। आगे, स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट हैदराबाद में भी है, स्टेट आर्ट गैलरी गुवाहाटी में भी है। चलो इसको बताओ, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है, गोवा में है, ठीक है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है, कोलकाता में। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में। रेनेसा आर्ट गैलरी बेंगलोर में। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी इलाहाबाद में। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद। एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में। डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है, ये बहुत अच्छे से याद कर लेने, बहुत पूछी जाती हैं। चितकुशी आर्ट गैलरी कहाँ है, कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। अब देखो, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई के बारे में पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। 1952 में स्थापित होता है। मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में स्थित है जहांगीर आर्ट गैलरी, और इसकी स्थापना किसने की, कावस जी जहांगीर द्वितीय के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। आगे, जहांगीर आर्ट गैलरी का वास्तुकार पूछा जाता है, दुर्गा वाजपेयी था, और इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली। अब यहाँ पे आता है, पता नहीं कैसे टाइपिंग की गई है भाई, देखो यहाँ पर पूछा जाता है इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली जो है 1986 में स्थापित होता है। 1986 में किसके द्वारा, पुष्प बेताला के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना है। अब आते हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भारत, कब होती है स्थापना इसकी, 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से याद करना। कौन कौन सा, कैसे है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा किसने की थी, राजीव गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने 1985 में किया हुआ था। अब देखिए कौन कौन से हैं सांस्कृतिक केंद्र आपके, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। पहला है दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर क्षेत्र। अब इनके आंसर जो है ना आप लोगों को नीचे, अरे यार आंसर भी दे दिए हैं सातों, चलो हम बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार आंसर नीचे जरूर करना है, ठीक है। अगर दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछता है तो आपका क्या होगा आंसर, दक्षिण वाला तंजावुर तमिलनाडु में है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखना है उत्तर मध्य का। फिर तीसरा आता है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर की बात हो रही है तो ये उत्तर आपका पड़ता है पटियाला पंजाब में, ठीक।
ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर मध्य वाला, ये क्योंकि अपने यूपी में है, इलाहाबाद में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की। तो पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका कलकत्ता में है। और फिर बात करेंगे उत्तर पूर्वी हो गया, अब बात करेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की। तो ये हो जाएगा आपका दीमापुर नागालैंड में। और फिर बात करेंगे पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? लास्ट है उदयपुर राजस्थान में। ये 7 जो हमने केंद्र आपको बताए हैं ना, सातों के आंसर नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। ये हमने आपके होमवर्क के लिए दिए थे कि आप लोग ये बताएंगे, ठीक है। तो इन 7 के आंसर आप लोगों को नीचे होमवर्क में बताने हैं, सभी का कमेंट आना चाहिए लास्ट में, ठीक। हाँ, कमेंट सभी के लास्ट में कमेंट बॉक्स पे आने चाहिए कि इसके आंसर क्या होंगे, जो हमने अभी आपको फटाफट से रिपीट कर दिए हैं। तो आपकी जो थ्योरी थी वो आपकी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग परसों की क्लास में पूरे इसके एमसीक्यूज पढ़ लेंगे, आपको याद रखना। अब आप लोगों ने पूरी क्लास पढ़ ली है, अब आप लोग अपना रिव्यू दीजिए कि मजा आई क्लास में कि नहीं आई, लगी इंपॉर्टेंट कि नहीं लगी, ये बताओ जल्दी से। बताओ फटाफट से। मजा आई? मैम टेलीग्राम नहीं मिला है, स्पेलिंग गलत कर दी होगी आपने। एक काम करिए, वीएफई लिख दीजिए, टेलीग्राम में वीएफई लिख दीजिए, फिर सर्च करिए, आपको यही फोटो मिल जाएगी उसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, बस याद हो जाए, याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए हमने इसलिए स्टार्ट नहीं किया है बिल्कुल शुरुआत से, हम चाहते तो टॉपिक वाइज शुरुआत से स्टार्ट कर सकते थे महामैराथन, लेकिन तब आप लोग बोरिंग हो, आपको ना बोरियत फील होने लगता। क्यों? क्योंकि आप लोग शुरुआत से ना बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको वही नया नया चीज लगने लगता, पुरानी पुरानी चीजें लगने लगती। इसलिए हमने यही सोचा है कि आपको टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक की मैराथन दी जाए, और बाद में हम जब पूरा पढ़ा देंगे तब प्लेलिस्ट जब बन जाएगी ना पूरी, तो हम बिल्कुल सीक्वेंस में लगा देंगे, पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरा सीक्वेंस में कर देंगे। अभी आप लोग जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, आज आपका ये मतलब थ्योरी खत्म हो गई है, इसके क्वेश्चन तो हम परसों नेक्स्ट मैराथन में करवा ही देंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा ना वो प्रागैतिहासिक काल ही रहेगा। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल रहेगा, तो सभी लोग प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ के आना, ठीक। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मैम हम प्रश्न इतनी तैयारी करने के बाद प्राविधिक कला मान्य होगा ना? हाँ, प्राविधिक कला नहीं हट रहा है भाई, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो जाएगा आगे, ठीक है। जो चीज अभी है वर्तमान में उस पर आप फोकस करिए। मैम आप टेलीग्राम पर भी हैं? हाँ देखिए देखो हम बता दें आपको कहाँ कहाँ पर है, जाइएगा नहीं कोई, बता देते हैं। देखो यूट्यूब में आप लोग सभी जानते हैं वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल, जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो है ही हमारा। एक यूट्यूब में एक और हमारा चैनल है दूसरा, उसमें डाल दीजिएगा वैष्णवी क्रिएशन, डाल दीजिएगा वैष्णवी क्रिएशन VFE, ये हमारा दूसरा चैनल है। इसमें 12 बजे दोपहर में आपकी MCQs की क्लास करवाते हैं डेली, तो उसमें भी आपको जुड़ना है, और यही फोटो उसमें भी चैनल में लगी हुई है, ठीक। ये हमारे यूट्यूब के हो गए। टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम में आपको ग्रुप सर्च करना है, तो उसमें डाल दीजिएगा वैष्णवी फ्री एजुकेशन, पूरा नाम खोल के लिख दीजिए, ये शॉर्टकट में VFE डाल दीजिए, तब आपको मिल जाएगा, और यही फोटो उसमें लगी हुई है, हो गई। फिर तीसरी बात करें इंस्टाग्राम की, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको हमारा पूरा नाम डाल देना है, वैष्णवी स्वर्णकार, उसी में ब्रांडेड क्वीन लिखा होगा,
तो पहचान जाइएगा, हमारी फोटोगी होगी तो उसमें पहचान जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सब कुछ हमने बता दिया है। ऐसा हुआ तो दिव्याशीष क्या हो गया भाई? मैम जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी प्रधाक्षी। चलो चलिए, बीएड लेंगे मैम अब की बार, टेक्निकल वाला शायद अब की बार नहीं लेंगे। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और जब तक कहा नहीं जा सकता तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। और देखो हमें नहीं लगता कि ये हटाएंगे, ठीक, और हटाएंगे तो फिर देख लिया जाएगा, ठीक है। मैम आप सरलता, सज्जनता और विद्युता की प्रतिमूर्ति हैं, धन्यवाद। मैडम जी बिहार जीके का नहीं पढ़ाती हैं, बिहार जीके हमने बंद कर दी क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, बच्चे बहुत कम थे, इस वजह से हमने कहा जितना उधर टाइम देना है यहाँ पर जाने कितने बच्चों का उद्धार हो जाएगा उतने टाइम पे। अच्छा क्या क्या डिग्री होनी चाहिए टीजीटी आर्ट के लिए? हम एक काम करते हैं, हम इसकी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। हम एक वीडियो बना देंगे, जो जो मतलब चाहिए होता है डिग्रियां, हम उसकी एक वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, उधर पे आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्लास करके बहुत अच्छा लगता है, समझ भी बहुत जल्दी अच्छे से आ जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ हम बता देंगे, हम एक बना देंगे वीडियो, उसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको लगना है टीजीटी में, ठीक है। देखिए डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला, फालतू ये डरवाया जा रहा है आपको, ये केवल डर पैदा किया जा रहा है आपके अंदर कि जो बच्चे टीजीटी वाले एक्स्ट्रा मतलब टेक्निकल आर्ट वाले और बीएड वाले एक्स्ट्रा में जुड़े हुए हैं आप लोगों से, ये डर के मारे पढ़ाई ना करें और हम लोग आगे निकल जाएं, केवल ये माहौल पैदा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है इसमें। और आगे आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा कागज लिखने में भी आयोग को 1 से 2 साल लग जाते हैं, और इसको हटाने में तो फिर उनको लग जाएंगी 2-3 शताब्दियां, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहो अच्छे से, हाँ डरिए मत, आराम से पढ़ते रहिए, आपकी क्लास से ही सब क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरी कोशिश है हमारी, 90% चीजें आपको हमारी क्लास से मिल जाएंगी, 99% भी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन खुद की भी तैयारी अपनी रखिएगा, ठीक है, ये नहीं कि बाद में हम ही को पूरा दोष दे दें, क्योंकि होता है ना कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं आपको हर चीज़ करवाने की। चलिए मैम प्लीज़ बिहार जी के स्टार्ट कर दीजिए। टेट हटा दिया, बीएड वाले बाहर कर दिए गए हैं, हाँ वो तो प्राइमरी से हटा दिया गया है ना, जूनियर वाला टेट तो आपका मान्य है। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।